अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिफाइन किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी दो कंडीशंस हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है और हर जो ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। वही ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी जिसमें जो है वो ये दो कंडीशन ट्रू होंगी। एक पहली कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मतलब मीन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा और जीरो जो है वो आपका मीन पोजीशन पे होगा। ये हमने बात की थी। और दूसरी कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड पे है तो एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन पे होगी, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो इसलिए इस तरह की मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसमें हमने एक एग्जांपल की थी कि मैस अटैच विद स्प्रिंग जो है वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जनरल इक्वेशन की बात की थी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो जनरल इक्वेशन बनेगी और एक्स के बीच में वो ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बनती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, ए और एक्स वेरिएबल होंगे और बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा, तो उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और हमने मैस अटैच विद स्प्रिंग की बात की थी कि उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। और फिर हमने बात की थी कि ए और एक्स के बीच में ग्राफ किस तरह का होगा, कैसा ग्राफ होगा कि आपको दिखेगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज की अभी इस डिस्कशन में हम बात करते हैं कि जी एक और एग्जांपल मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ कि सिंपल पेंडुलम की, कि अगर आपके पास मैस अटैच विद सम स्ट्रिंग हो और वो ऑसिलेट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। मसलन दिस इज आवर सिचुएशन। फिजिकल सिस्टम जो हमारा है वो ये है कि एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक मैस एम जो है ये आपने अटैच किया हुआ है। दिस इज आवर सिस्टम। ये आपके पास स्ट्रिंग है, एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। आप क्या करते हैं कि इस मैस को आप एक साइड पे लाके एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके इस मैस को छोड़ देते हैं। मसलन ये लाइन ऑफ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो की लाइन है, रेफरेंस लाइन, इसको हम मान लेते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए। तो पिछले डिस्कशन में मैंने बता दिया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के पहले लेक्चर में कि ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, और ये यहाँ से जब आप छोड़ोगे तो ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा और मीन पोजीशन पे आके मीन पोजीशन की तरफ आएगा, यहाँ पे आके रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, और ये इस तरफ आएगा। तो इसकी दूसरा एंड जो है वो इसका ये होगा। तो ये मैस इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करता जाएगा। आज का जो डिस्कशन है वो ये है कि इसको हमने प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। सो लेट्स से इसने जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो थीटा कवर किया, और ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे एक्स आपका जीरो है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको मैं ई एक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और ये भी ई एक्स एक्सट्रीम पोजीशन। सबसे पहला काम आपने यहाँ पे फोर्सेस की बात करनी है। तो आप देखें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक इस पे लग रहा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगता है। दूसरा इधर क्या लग रहा है कि एक जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो लग रही है इस डायरेक्शन में। अब हमने क्या करना है कि हमने रिजॉल्व करना है फोर्सेस को, और रेफरेंस जो हमारी डायरेक्शन होगी वो पैरेलल टू द स्ट्रिंग होगी। अगर ये थीटा है तो ये लाइन आपकी, देखें बेसिक मैथमेटिक्स से आप जानते हैं कि जी अगर आपकी ये दो लाइंस, ये लाइन
और ये लाइन पैरेलल लें तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। सही है। अच्छा जी, अब जो दूसरी बात ये है कि जी वेट का एक कंपोनेंट बनेगा इधर, इसको मैं नाम दे देता। अब ये कंपोनेंट कितना होगा, ये इस थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है और आप ट्रिग्नोमेट्री को देख के लगा सकते हैं, और ये दैट विल बी mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये एक इसका कंपोनेंट बनेगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इधर बनेगा, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। सही हो गया। अब देखिए, अब कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी कि इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द स्ट्रिंग कोई मोशन नहीं ऑब्जेक्ट की, और अगर हम रोटेशनल इफेक्ट को इग्नोर करते हैं क्योंकि इसके दौरान रोटेशन भी हो रही है सब्जेक्ट की, क्योंकि दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्कल एज वेल, तो उस सूरत में आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि एक नेट फोर्स होनी चाहिए टुवर्ड सेंटर, और उस सूरत में ये जो टी होगी दैट विल बी लार्जर देन दिस mg cos थीटा, तब वो सर्कल का पार्ट बनेगा। लेकिन हम उसको अगर इग्नोर करें तो हमारा ये दो फोर्सेस टी एंड mg cos थीटा आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, सो पहली पहली बात क्या होगी कि T इज इक्वल टू mg cos थीटा, मतलब टेंशन थीटा के साथ साथ वेरी होती है। तो अक्सर ये भी पूछा जाता है कि टेंशन कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी। तो जैसे यहाँ पे थीटा मैक्सिमम है, थीटा की वैल्यू इस सूरत में यहाँ मैक्सिमम है, तो जब थीटा बढ़ता है तो cos थीटा की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए जो है वो टेंशन लीस्ट होगी, कम से कम होगी इस पॉइंट पे। जैसे नीचे आएगा थीटा की वैल्यू कम होती रहेगी, टेंशन विल इंक्रीज, यहाँ टेंशन मैक्सिमम होगी, फिर टेंशन डिक्रीज होगी, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन मिनिमम होगी। ये पहली बात जो आप से पूछी जा सकती है किसी भी सिचुएशन में। और ये जो mg sin थीटा है इस केस में, ये जो है दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, और हम याद रखें कि हम इस केस में बाकी जो लॉसेस हैं एयर रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारी ये जो अज्यूम कर रहे हैं कि फ्री ऑसिलेशन है, कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है जो इस सिस्टम की एनर्जी को ड्रेन करें। तो mg sin थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो बनेगी वो बनेगी mg sin थीटा, ये इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बन रही है। अब देखिए इस पे नेगेटिव साइन का क्या है कि देखिए टुवर्ड्स मी, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो mg sin थीटा की डायरेक्शन इधर है, अगर ऑब्जेक्ट इस एक्सट्रीम पोजीशन पे होता तो यहाँ पे mg sin थीटा की डायरेक्शन ये होती। आप उसी तरीके से रिजॉल्व करके इस एंड पे भी देख सकते हैं कि ये जो ये वेट है, और यहाँ पे ये थीटा इधर भी है, इसको थीटा यही, तो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। तो एक तो ये पता चल गया है कि जी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो mg sin थीटा, और जैसे ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आएगा तो थीटा डिक्रीज होगा, थीटा डिक्रीज होने से ये जो फोर्स होगी ये कम होगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जब थीटा कम होता है तो साइन थीटा की वैल्यू कम होती रहती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे वो कम होती रहेगी। और यहाँ पे आके मीन पोजीशन पे थीटा जीरो होगा तो नेट फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे जीरो हो जाएगी, और जैसे फिर आगे जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो नेट फोर्स बढ़ती जाएगी। ये तो पता चल गया कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे जीरो है। और दूसरा इस यहाँ से देखे आपको नजर आ रहा है कि जी हम नेगेटिव साइन खुद पुट करेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इधर है तो ये जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन इधर है, तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब राइट साइड पे अगर डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव लें तो नेट फोर्स जो है वो
टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आपने यहाँ पे खुद से डाल देना है। और f इज इक्वल टू m है, दैट इज माइनस mg साइन ऑफ थीटा। ये मैथ्स में इसका कैंसिल कर दें तो एक्सेलरेशन इज माइनस g साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि जी हमने तो ये इक्वेशन पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप देखना था, यहाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई। तो अब थीटा x को कैसे लेके आएंगे बीच में? देखिए यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट इसी डायग्राम पे मैं अगर चेंज करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका टुवर्ड्स फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो ये आपके पास एक सेक्टर, इस x को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं अगर थीटा जो है आपका कम हो तो। ठीक है, ये आर्क लेंथ बनती है, और आपको पता है कि जी आर्क लेंथ का इस थीटा के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो ये आर्क लेंथ और ये आपका डिस्प्लेसमेंट नियरली इक्वल ही होंगे। इस आर्क लेंथ को मैं कह देता हूँ s और इस डिस्प्लेसमेंट को x कह देता हूँ। तो if थीटा इज स्मॉल तो फिर आपके पास होगा s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। ठीक है, और आर्क लेंथ का क्या रिलेशन, और ये जो है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है इस केस में ये रेडियस ऑफ दिस सेक्टर होगा। ठीक है, सो s थीटा और l का क्या रिलेशनशिप होता है आपको पता है इस केस में कि s इज इक्वल टू l थीटा, मतलब l इसका s इज r टाइम थीटा होता है, तो r जो है यहाँ पे l के बराबर है, सो s इज इक्वल टू l थीटा। ओके, सो जब थीटा स्मॉल होता है हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है थीटा के, और थीटा यहाँ पे हम रेडियन में बात करेंगे, याद रखना थीटा इज इन रेडियन, तो तब ये रिलेशनशिप होल्ड करता है s इज इक्वल टू l थीटा। और साइन थीटा की जगह थीटा डाल देंगे तो एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू माइनस g थीटा। ठीक है, सो थीटा को यहाँ से सब्जेक्ट बनाएं तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस g थीटा, s इज इक्वल टू x, सो थीटा की जगह आ जाएगा x ओवर जो आपके पास आएगा l। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला उम्मीद नहीं होगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g ओवर l x। अब आप देखें कि g भी आपका कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे हम बात करें वहाँ पे g से कांस्टेंट होगा। l जो है ये भी कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमने ली है, तो इस रिलेशनशिप से ये नज़र आ रहा है कि जब ये सब कुछ कांस्टेंट है तो हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो क्या साबित हुआ कि दिस फॉलोज, सो इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन ये है कि थीटा जो है वो स्मॉल होना चाहिए। अगर थीटा लार्ज लेंगे तो फिर साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू थीटा, तो उस सूरत में ये फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो अब देखिए हमारा गोल ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन से फिर आप कंपेयर करेंगे a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दो इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें, किन दो इक्वेशंस को, एक आपके पास है इस सिस्टम की इक्वेशन, एक है आपके पास जनरल इक्वेशन, इनसे कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू आ रही है,
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, या ओमेगा इज स्क्वायर रूट जी ओवर एल। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालते हैं। तो आपको पता है टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ये मैंने शुरू में बता दिया था। सो दैट इज 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू जी बाय एल डाल दें, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई एल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड इस केस में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप देखें टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, इस इक्वेशन से देखें, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर आप देखें कि जी, और टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, जो मतलब इसके साथ सिंपल पेंडुलम का जो भी मास होगा, टाइम पीरियड उसके इंडिपेंडेंट होगा। जितना आप लेंथ को बढ़ाएंगे टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ को कम करेंगे टाइम पीरियड कम होगा। दूसरी बात, इसके अगर लेंथ को आप 4 टाइम्स कर देंगे तो टाइम पीरियड पे कितना फर्क पड़ेगा, यहाँ से दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो टाइम पीरियड विल बी बिकम 2 टाइम्स। ये अक्सर इंट्री टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज कि अगर लेंथ को बढ़ा रहे हैं टाइम पीरियड बढ़ रहा है, लेंथ को कम कर रहे हैं टाइम पीरियड कम हो रहा है, जी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड कम हो रहा है। तो इस डिस्कशन में हमने ये साबित किया है कि जी मैस अटैच विद स्प्रिंग या सिंपल पेंडुलम जिसको हम कहते हैं, दिस इज सिंपल पेंडुलम। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को कैसे सेटिस्फाई करता है वो हमने देखा, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो हमने देखा। और यहाँ पे देखें ये केस जब यहाँ ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इस सूरत में वेट और टेंशन जो है इस डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे और कोई रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे नहीं होगी। तो हमने ये चीज़ देख ली कि जी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, और इस कंडीशन के लिए हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को कैसे निकाला है, और ये प्रूव किया है कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।